हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेपर कंप्रेशन विथ ड्राई सैचुरेटेड वेपर। हमने आपको पिछली वीडियो में वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में बताया था, जिसमें जो एयर है यानी कि वेपर, उसको हमने इसमें सुपर हीटेड किया था। पर इसमें कई सारी कंडीशन हो सकती हैं। इसमें ड्राई सैचुरेटेड हो सकती है, इसमें वेट वेपर हो सकती है। मतलब जो दिख रहा है आपको, ये लास्ट में जो लिखा है ड्राई सैचुरेटेड वेपर, इसकी जगह यहाँ पर आपका वेट सैचुरेटेड वेपर भी हो सकता है। तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन बन जाती हैं कि हम जो एयर को कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेशन से उसका जो टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, कि वो क्या ड्राई हो रही है या वो ड्राई है या वो सुपर हीटेड है या वो वेट ही रह जा रही है। तो इस कंडीशन के आधार पर जो इसका डायग्राम है वो अलग अलग तरह का बनता है। तो ज़रा इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम इसका वेपर कंप्रेशन का एक लाइन डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद इनकी साइकिल को समझाते हैं, क्योंकि लाइन डायग्राम से ही हम इसकी साइकिल को बनाएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, हमने एक जो वेपर कंप्रेशन साइकिल का लाइन डायग्राम बना लिया है, जिसमें समझ लेते हैं इसको भी एक बार कि इसमें एक कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन डिवाइस या थ्रॉटलिंग भी कह सकते हैं, ये इवेपोरेटर है। 1 से 2 हम क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होते हैं। अब जो प्रेशर और ये टेम्परेचर है, ये ही डिसाइड करते हैं, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये एयर ड्राई सैचुरेटेड की जगह सुपर हीटेड भी हो सकती है। अगर हमने कंप्रेशन को कम पावर दिया, कम एनर्जी से चलाते हैं, तो ये क्या करता है, यहाँ पर ड्राई सैचुरेटेड वेपर रह जाती है। और इसको अगर और कम पावर देते हैं तो यहाँ पर जो एयर है यानी कि वेपर है, वो यहाँ पर वेट रह जाती है। ठीक है, तो यानी ये कंप्रेशन को दिए जाने वाले पावर यानी कि एनर्जी पर डिपेंड करता है। हम देख रहे हैं इसमें जो जो वेपर होती है उसको जो कंप्रेस किया जाता है वो आइसेंट्रोपिक किया जाता है। ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। इसमें एयर यहाँ से एंटर करती है, कंप्रेशन के बाद वो नंबर 2 में पहुँचती है। कंडेंसेशन होता है जहाँ पर हीट का रिजेक्शन होता है, यानी कंडेंसेशन क्या करता है, हीट का रिजेक्शन। यहाँ पे हीट रिजेक्शन होती है। ठीक है, बाहर निकलती है यहाँ से हीट, जिससे कि जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कंप्रेसर में यहाँ से वेपर एंटर करती है, और यहाँ पर जो वेपर होती है वो कैसी होगी यहाँ पे। यहाँ पर वेपर जो हो सकती है वो ड्राई सैचुरेटेड भी हो सकती है, सुपर हीटेड भी हो सकती है, या वेट भी हो सकती है। फिर उसको ले आते हैं कंडेंसर में, जहाँ पर कंडेंसर में क्या होता है, उसकी हीट को रिजेक्ट किया जाता है, और हीट रिजेक्शन के बाद जो बचती है फिर से यहाँ पर लिक्विड आ जाता है। अब जो लिक्विड रहता है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो सेंसिबल टेम्परेचर होता है। ठीक है, और इसके बाद इसको एक्सपेंशन किया जाता है, एक्सपेंशन डिवाइड से आइसेंट्रोपिकली, जहाँ पर इसको एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी छोटे से छेद से पूरी लिक्विड को बाहर निकालना, जिससे इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों गिर जाता है। नंबर 4 पर जो प्रेशर होता है वो मिनिमम होता है। फिर से इसको क्या करते हैं, इवेपोरेटर में भेजते हैं, जहाँ पर लिक्विड से फिर से इसको क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, और ये फिर से लिक्विड को वेपर में बदल देता है, और इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट चलती रहती है। तो अब हम इसके बनाते हैं पीएच और टीएस ग्राफ बनाते हैं, किसके लिए, ड्राई सैचुरेटेड वेपर के लिए। तो ध्यान दीजिए, ड्राई सैचुरेटेड वेपर के लिए कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बनता है, कहाँ से कहाँ तक लाइन खींची जाती है, तो इस बात का हम विशेष ध्यान देते हैं। तो देखिए, अभी हम बनाते हैं इसमें, सबसे पहले बनाते हैं हम इसका टीएस ग्राफ। ये एस हो गया यानी कि एंट्रोपी, ये टेम्परेचर हो गया। अब इनका जो ग्राफ बनता है, हमने बताया था ग्राफ बनाते हैं तो पहले कई सारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन आती है, फिर उसके बाद ये डोम बनता है। तो हम पहले इसका इस तरह से डोम बना लेते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, 1 से 2 क्या कराना है हमें, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कराना। आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है एस कैसे है, कांस्टेंट है। ठीक है, एस कांस्टेंट है तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगी। देखिए ये लाइन, इसको अलग कलर से बना लेते हैं। ये लाइन यहाँ से जो है यहाँ तक पहुँच गई है। ठीक, 1 से 2। अब इस लाइन को ऊपर नहीं निकालेंगे। अगर इस लाइन को, ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन को हमने नाम बताया था, इसका नाम है क्या, सैचुरेटेड सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो सैचुरेटेड वेपर लाइन से इसको हम ऊपर नहीं निकालेंगे। अगर इसको ऊपर निकाल दें तो उसका मतलब हो जाएगा कि हम जो वेपर है उसको हम कर रहे हैं क्या, सुपर हीट। और इस पॉइंट के अगर अंदर कर दें तो उसका मतलब हो जाता है जो वेपर है वो वेट है, और इस लाइन पे कर दें तो इसका मतलब हो जाता है कि जो वेपर है वो क्या है, ड्राई सैचुरेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं इस ग्राफ को। 1 से 2 हमने कर लिया है कंप्रेशन। ठीक, अब इसके बाद देख रहे हैं 2 से 3 क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन करा दिया 1 2 से
3 ये कंडेंसेशन हो गया। ठीक, इसके बाद 3 से 4 जो होता है इसका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। तो वैसे तो ये लाइन ऐसे डॉटेड डॉटेड 100% नीचे की ओर स्ट्रेट आनी चाहिए, पर एक्चुअल कंडीशन में यहाँ पर 100% आइसेंट्रोपिक नहीं होता है, इसलिए ये थोड़ा ग्राफ इस तरह से नीचे झुक जाता है। तो ये मिल गई नंबर 4 लाइन। फिर से देख रहे हैं 4 से 1 जो है हमारा इवेपोरेटर है, लिक्विड हो गया। यहाँ पे आप जानते हैं ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होता है इसे हम क्या कहते हैं, वेट रीजन कहते हैं। ठीक, वेट रीजन में अब फिर से इसको क्या देते हैं, हीट एब्जॉर्ब करा देते, तो इसका यहाँ पर जाने पर ये कि इस लाइन के करीब पहुंच रही है, यानी कि सैचुरेटेड वेपर लाइन के करीब। तो यहाँ पर जो एयर होती है वो लिक्विड और वेपर दोनों फॉर्म में होती है, लिक्विड प्लस के वेपर दोनों फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान देना है कि हमें इस तरह से ये जो ग्राफ बनाया है कि 1 से 2 जो हो गया वो कंप्रेशन हो गया, 2 से 3 जो हो गया वो कंडेंसेशन हो गया, 3 से जो 4 हो गया वो हमारा एक्सपेंशन कहलाता, 4 से 1 जो क्या कहलाता हमारा इवेपोरेशन कहलाता है। तो हम यहाँ पर एरो बना देते हैं, ये कंप्रेशन हो गया, ये हमारा कंडेंसेशन हो गया, ये हमारा जो है एक्सपेंशन हो गया, और ये जो है ये हमारा इवेपोरेशन हो गया। तो इस तरह से ये 1 से 2, 2 से 3, 4 से 1 जिस तरह से ये ग्राफ बनता है। तो देखिए जरा इसमें सब, अगर हम यहाँ से ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन खींचते हैं तो ये टेम्परेचर दिख रहा है, इस पर 1 और 4 जो है वो इस पर कांस्टेंट है, यानी T1 और T4 जो है बराबर होंगे। और यहाँ पर देखते हैं यहाँ से 2 और 3 यानी टेम्परेचर 2 और टेम्परेचर 3 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, और यहाँ से देख रहे हैं जो डॉटेड डॉटेड यहाँ पे जो S है, S1 बराबर होगी S2 के। इस तरह से ये पूरा ग्राफ जो है वो बनता है। ठीक है, इसके बाद अब बनाते हैं हम इसका पीएच ग्राफ। तो पीएच ग्राफ को भी ध्यान से समझते हैं। तो देखिए बनाते हैं पीएच ग्राफ को। ये प्रेशर और एंथैल्पी ग्राफ। ठीक है, इसका जो डोम रहता है वो थोड़ा सा तिरछा बनता है, यानी इसका डोम जो बनता है वो इस तरह का रहता है डोम। ठीक है, अब इसमें भी वही कंडीशन होती है। सबसे पहले हम क्या कराते हैं, एयर को 1 से 2 कंप्रेशन कराते हैं, 1 से 2 कंप्रेशन होता है। ठीक है, जो लाइन यहाँ पर जैसे ये सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये वेट रीजन, ये लिक्विड प्लस वेपर रीजन, वैसा ही इसमें है, वैसा ही इसमें है। बस अब देखते हैं हम 1 से 2 हम क्या करा रहे हैं, इसको कंप्रेशन कराते हैं। तो देखिए एयर जो होती है वो पहले इसको यहाँ 1 से कराते हैं हम, कहाँ तक, ये लाइन जो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन तक जाएगी, इसके पार नहीं निकलेगी। इसके पार निकल गई तो उसका मतलब होता है सुपर हीटेड करना, और इस पॉइंट के अंदर रह जाए, यानी इस वाली लाइन के ये लाइन अंदर ही रह जाए तो उसका मतलब होता है बैट रीजन। ठीक है, तो अब ये 1 से 2 हो गया कंप्रेशन, फिर यहाँ पे कराते हैं हम इसको 2 से 3 कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, इसका टेम्परेचर कम होता है, यानी कि जिसकी लेटेंट हीट होती है वो घट जाती है, और यहाँ पर केवल बचती है इसकी सेंसिबल हीट। ठीक है, फिर उसके बाद देख रहे हैं 2 से 3 हो गया, 1 से 2 हो गया, ये कंप्रेशन हो गया, ये हमारा कंडेंसेशन हो गया। अब यहाँ से जो लाइन जाएगी इसी स्ट्रेट नीचे की ओर जाती है, जो हो गया क्या 3 से 4 होता है हमारा एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपेंशन कराते हैं। तो इसमें देखिए एंट्रोपी तो चेंज होती है, क्योंकि एंट्रोपी की लाइन जो है तिरछी हो गई थी, पर एंथैल्पी चेंज नहीं होती है, इसलिए ये स्ट्रेट बनती है, यानी 3 से 4। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी बारीक होल से इस पूरे लिक्विड को प्रेशर से बाहर निकालना, जिससे ये नंबर 4 पर सबसे ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर होता है और यहाँ पर कूलिंग बहुत ज़्यादा होती है। और 4 से 1 से फिर से इसको वेपर से इसको फिर से हीट देते हैं, तो ये बनता है, ये 4 जो है यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो एरिया इन दोनों लाइन के बीच में लिक्विड और वेपर रीजन कहलाता है। इस तरफ को जाने पर ये टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को इस तरफ को जाने पर ये जो है वो टेम्परेचर इंक्रीजमेंट दिखाता है। तो हम इसको ये 4 से 1 इसको देते हैं, ये फिर से वेपर में चेंज होता है, तो ये कहलाता हमारा क्या, इवेपोरेशन। ठीक है, तो आपको ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 समझ में आया होगा। इसमें थोड़ा ये समझ लेते हैं। देखिए कि 1 से 2 ये लाइन जो है डॉटेड डॉटेड इस तरफ को ले जाए तो देख रहे हैं कि 1 और 4 पर जो प्रेशर है, यानी कि प्रेशर 4 और प्रेशर जो 1 है वो बराबर होता है। और यहाँ पर देखते हैं कि 2 और 3 यानी प्रेशर जो 2 पर और प्रेशर जो 3 पर है वो भी कांस्टेंट है, पर 3 पर और 4 पर प्रेशर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसकी एंथैल्पी भी देखते हैं कि डॉटेड डॉटेड यहाँ पर नंबर 1 पर तो ये H1 है, यहाँ से देखिए डॉटेड डॉटेड ये जो होती है ये H2 कहलाएगी, और यहाँ पर जो है ये इस तरह से H3 बराबर H4 कहलाती है।
ठीक है, यानी इसकी जो एंथैल्पी है वो चेंज नहीं होती है। अब इसके लिए हम बनाते हैं इसकी सीओपी कैसे निकालते हैं। तो देखिए सीओपी का जो फॉर्मूला होता है, सीओपी का फॉर्मूला होता है वो होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इसको आरई से लिखते हैं, और वर्क डन। बात करते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की। तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है वो इवेपोरेटर में होता है। यानी हम देखते हैं यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 4 पर जो एंथैल्पी है, 1 पर H1 और 4 पर H4 या H3। हम देख रहे हैं कि H4 पर जो एंथैल्पी होती है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर होता है जो मिनिमम होता है, और H1 पर जो एंथैल्पी होती है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होने के कारण एंथैल्पी भी ज़्यादा होती है। यानी कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। हम लिखते हैं यहाँ पर H1 माइनस H4। अब हम बात करते हैं वर्क डन की। जो वर्क डन होता है वो कंप्रेशर में होता है, और कंप्रेसर होता है 1 से 2। 1 पर जो एंथैल्पी है वो 2 के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि यहाँ पर जो 1 पर जो इनिशियल टेम्परेचर होता है तो यहाँ पर एंथैल्पी H1 है, जब इससे वर्क कराते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है और एंथैल्पी भी 2 हो जाती है। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कि H2 माइनस H1 हमारा वर्क डन कहलाएगा। यही हमारी COP कहलाती है। प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को।